ये आपको मैं बता रहा हूं अब कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी आईपीपी की, चाहे मंथली हो, ईयरली हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, अगर आपने जितने भी अकाउंट में केवल एक किस्त जमा की है, केवल एक ही प्रीमियम जमा की है, चाहे ईयरली की हो तो एक ही जमा की, या मंथली का अकाउंट ओपन किया बट आपने कुल किस्त एक जमा की, या क्वार्टरली का अकाउंट ओपन किया आपने किस्त एक जमा की, तो उसको आप सीडीपीपी मान लो। क्यों? क्योंकि सीडीपीपी में भी कुल एक ही बार जमा होता है और आपने जो आईपीपी ओपन किया उसमें भी कुल एक ही बार जमा किया, तो उसको आप सीडीपीपी मान लो। इसलिए मान लो क्योंकि पेमेंट अभी कंपनी नहीं दे रही है, किसी प्लान को लेकर के नहीं दी है। आपने पैसा पीएससीएल में जमा किया, लोढ़ा कमेटी आपको पीएससीएल का भुगतान दे रही है। किस प्लान में जमा किया है उससे लेना देना लोढ़ा कमेटी का नहीं है। आपने कौन सा प्लान लिया था उससे लोढ़ा कमेटी का कोई लेना देना नहीं है। आपने जितना पैसा दिया है लोढ़ा कमेटी वो पैसा दे रही है, और हम मांग रहे हैं कि हमने जो पैसा दिया है हमको हमारा ब्याज सहित पैसा चाहिए। ठीक, तो अब मेच्योरिटी डेट से इसलिए कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मेच्योरिटी डेट पे हमको अमाउंट मिला नहीं, या जिनकी मेच्योरिटी डेट अभी आई नहीं है, मान लीजिए बाद में आएगी, तो उस समय भी पैसा मिलेगा नहीं। पैसा हमको लोढ़ा कमेटी अपनी मर्जी से देगी, चाहे वो अभी दे या 2 साल बाद दे या 6 महीना बाद दे या 8 महीना बाद दे। उसका मेच्योरिटी डेट से लोढ़ा कमेटी का कोई लेना देना नहीं है। तो मेच्योरिटी डेट का जब लोढ़ा कमेटी का कोई लेना देना नहीं है तो मेच्योरिटी डेट से हमारा भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमने जिस डेट में ओपन किया, अब हम 30 अप्रैल तक का, इसलिए क्योंकि हमसे ये दावा राशि 30 अप्रैल तक मांगी जा रही है, तो हम दावा राशि में 30 अप्रैल तक का इंटरेस्ट उसमें जोड़ करके अपना लगा देंगे। उसके बाद जितना लेट होगा उसका हम बाद में जोड़ेंगे, और जितना दावा राशि हम लिख रहे हैं वो सब हम अपने पास एक कॉपी में लिखते जाएंगे कि हमने किसका दावा कितने अमाउंट का किया है। ये हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए हम ब्याज से पैसा मांगने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिनकी भी एक किस्त जमा है उसको आप सीडीपीपी मान लो, और जो ऑलरेडी सीडीपीपी है वो तो सीडीपीपी है ही है। तो सबसे पहले हम आपको जोड़ना बताएंगे कि सीडीपीपी में आप ब्याज कैसे निकालें, आप क्लेम अमाउंट कैसे निकालें, कि आप हमको उतना क्लेम अमाउंट डालना है पोर्टल पे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आईपीपी की जिन भी प्लांट्स में आपने एक किस्त जमा की है उसको आप सीडीपीपी मान लो, और जो ऑलरेडी सीडीपीपी है वो भी सीडीपीपी है। तो अब आप उसको फाइल करने के लिए, रिटर्न ये आपका फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको क्या करना है। स्कैनिंग का मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्कैन करना है और कैसे उसका केबी कम करना है। वो केबी भी आपने कंप्लीट कर लिया। पोर्टल मैंने पहले ही व्हाट्सएप पे बता दिया है आपको कि फोल्डर कैसे बनाने और फोल्डर में कैसे डालना है। अब उसके बाद जितनी रसीदें हैं वो स्कैन करके डालिए। जितनी रसीदें गुम हैं उनकी कैसे कंप्लेन करना है मैंने वो बता दिया है। वो कंप्लेन करने के बाद उस कंप्लेन को भी स्कैन कर लीजिए, और फिर उस कंप्लेन को भी आपको फाइल का नाम डाल करके जितनी रसीदें मिस्ड हैं उनको आपको उसमें लिखना है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप वो रसीदें कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका पॉलिसी बॉन्ड मिस्ड है, तो आप जो डाटा जो बना रहे हैं अपने पास कॉपी में आपने लिखा हुआ है कि हमारे पास इतने मिस्ड हैं, तो आप सबसे पहले लिखेंगे, मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपने 1100 रुपये मंथली का अकाउंट ओपन किया है, 1100 रुपये MLY। ये आपको दिख रहा है, ये 1100 रुपये का MLY का अकाउंट ओपन किया है, और इसकी पहली किस्त नंबर 1 बोला, इसकी पहली किस्त आपने जमा की है मान लीजिए 9 फरवरी 2008 में, 9 फरवरी 2008 में जमा की है, और इसका रसीद नंबर है, मान लीजिए आपका पास पॉलिसी बॉन्ड गुम हो चुका है और वो आपने रिपोर्ट लिखाई है, जो मैंने रिपोर्ट आपको लिख के दी है। अगर रिपोर्ट लिखा दी है, मान लीजिए ये पॉलिसी बॉन्ड आपका पहला गुम है, तो वहां पर जहां पर वो रसीद नंबर पूछ रहा है, अगर आपको रसीद नंबर पता है, फोटोकॉपी रखी है, तो रसीद नंबर डालिए। और अगर रसीद नंबर नहीं लिखा है तो फिर आपको क्या लिखना है, उस वहां पर जहां पर वो रसीद नंबर पूछता है इंस्टॉलमेंट डालने के लिए, तो वहां पर आपको रसीद नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो डालना है अपनी जगह। जहां पर आप अमाउंट डालेंगे लास्ट पेज पे, 4th पेज पे, तो वहां पर आपको इसमें लिखना पड़ेगा एफ, उसमें लिख देंगे आप एफ,
और ये पहली इंस्टॉलमेंट है तो लिख लेंगे 01 F01, यानी ये पहली इंस्टॉलमेंट है क्योंकि पहला बॉन्ड है, ये आपका गुम है। ठीक है, अब क्योंकि मौजूद नहीं है तो आपके पास वो तो है ही नहीं नंबर आपके पास इसका रसीद नंबर, तो इसके बाद आप उसमें लिख देंगे M1 यानी मिस्ड वन, M1 ये आप पोर्टल में लिख देंगे M1 यानी ये पहला मिस्ड वन। अब इसके स्थान पर जैसे ही आप वो डालेंगे M1 और इसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, तो इसके स्थान पर चूंकि आपके पास पॉलिसी बॉन्ड है ही नहीं तो आप स्कैन क्या करेंगे, तो आप यहां पर स्कैन क्या करेंगे, जो आपने थाने में रिपोर्ट की हुई है, जो मैंने बताया है कि आपके जितने भी खाते हैं उनमें से जितने भी डॉक्यूमेंट्स गायब हैं रिपोर्ट एक ही लिखाएंगे, तो उसी को आप स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके आप उसको यहां पर डाल देंगे, रिपोर्ट और डेट फाइल का नाम डाल के, और इसको आप स्कैन कर लेंगे उस रिपोर्ट को। यहां पर अपलोड करते समय आप ये डाटा डालेंगे और उसके बाद इसको स्कैन कर देंगे रिपोर्ट को। इसके बाद आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आप लिखेंगे जैसे उसकी दूसरी किस्त आपने जमा की है 12 मार्च 2008, ये 12 मार्च 2008 को आपने इसकी दूसरी किस्त जमा की है और उसका रसीद नंबर है R364465। ये आपके पास रसीद नंबर है, तो आपने ये रसीद नंबर लिख लिया, डेट लिख लिया और उसके बाद आपने अमाउंट लिख दिया 1100 रुपए। इसमें मेरे ख्याल से पहले वो रसीद नंबर बोल रहा है, बाद में डेट बोल रहा है, तो मैं क्षमा चाहूंगा और मैं फिर से आगे बनाना चाहूंगा, इसको चेंज करना चाहूंगा, तो आपको सीधा उसी में समझ में आ जाएगा कि यदि आपने 1100 रुपए का ओपन किया है तो पहली किस्त नंबर 1 F01 M1, इसके बाद डेट 9/2/2008 2/2008, इसके बाद लास्ट में 1100 रुपए, RS लिख दी, 1100 देखेगा ही नहीं, ये 1100 रुपए लास्ट में, RS में लिखना नहीं दिख रहा है, तू बोला उतनी उधर आखिरी की जगह छोड़ना है, ये 1100 रुपए, ये पहला बॉन्ड पॉलिसी बॉन्ड गुम है तो आपको इस प्रकार भरना है। उसके बाद अगली किस्त नंबर 2, ज्यादा बीच में स्पेस ना जगह कम, आखिरी में छोड़। दूसरी रसीद का नंबर आ रहा है R364465। इसके बाद आएगी डेट, तो डेट मान लीजिए वो 12/3/2008 को दूसरी किस्त आपने जमा की है, तो ये 12/3/2008 और उसके बाद लास्ट में 1100, सीधे 1100 लिख दो, ये 1100 रुपए लास्ट में जमा हुआ है, ये 1100 आपको पोर्टल पे लिखना है। अब इसके बाद आपको बोलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, तो वो रसीद जो आपने स्कैन करके फोल्डर में डाली हुई है इसको आप उठा के डाल दीजिए, अपलोड कर लीजिए। फिर आइए इसके बाद तीसरी रसीद। तीसरी रसीद मान लीजिए आपकी गुम है, तीसरी किस्त मतलब रसीद 2, दूसरा रसीद मतलब किस्त नंबर इंस्टॉलमेंट नंबर 3 आपकी रसीद गुम है और आपने रिपोर्ट लिखाई हुई है। रिपोर्ट कौन सी लिखाई है? वही जो बॉन्ड की लिखी हुई थी, उसी के साथ में आपने आगे लिखा हुआ है कि हमारी 3 रसीदें भी गुम है। मैंने आप लोगों को एक फोटो खींच के भेजा था कि अगर आपकी मान लीजिए 1 बॉन्ड और 3 रसीदें गुम है, तो अगर आपके 4 खाते हैं तो चारों खातों में जितने जितने गुम है वो सब एक ही रिपोर्ट लिखाना है, बार बार नहीं, ठीक है। तो उसी रिपोर्ट में आपने ये लिख दिया है, तो अब आपको यहां पर लिखना है R303 नहीं 03 R03, मतलब ये तीसरी किस्त मानी जाएगी क्योंकि ये रसीद आपके पास गुम है, इसलिए हम R03 लिख रहे हैं। अगर रसीद होती तो जो एक्चुअल रसीद नंबर था हमको वही लिखना था, या रसीद नंबर आपके पास लिखा हुआ हो और रसीद मौजूद नहीं हो तो आप रसीद नंबर लिख सकते हैं, रसीद नंबर लिख के और वो जो रिपोर्ट की कॉपी है उसको स्कैन करके भेज दीजिए। लेकिन अगर रसीद नंबर आपको नहीं मालूम है तो लिखना है R03, अब उसके बाद M2 यानी मिस्ड 2,
यानी टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके कितने मिस्ड हैं उसकी संख्या गिनने के लिए ये मिस्ड 2 में आ गया, M2। इसके बाद डेट डाल देंगे, अंदाज चूंकि आपको पता है नहीं तो आप इसमें चूंकि 9 तारीख को ओपन किया हुआ है तो आप 9 तारीख ही डाल दीजिए, 9/4/2008, क्योंकि चौथे महीने में आपकी ये किस्त जमा हुई होगी, ये आप उसमें लिख दीजिए। और 9 तारीख हम इसलिए डाल दें क्योंकि 9 तारीख को अकाउंट ओपन हुआ है, बाकी आपका किस तारीख का जमा किया उससे लेना देना इसमें नहीं है। उसके बाद लास्ट में अमाउंट फिर 1100, क्योंकि ये खाता 1100 का है तो 1100 ही जमा हुआ होगा। इसके बाद फिर लिखते हैं चौथी किस्त। मान लीजिए चौथी किस्त की रसीद भी आपकी गुम है तो फिर इसमें लिख देंगे R04, क्योंकि इसकी भी आपने रिपोर्ट लिखाई हुई है, R04M3 यानी मिस्ड 3, यानी ये तीसरी, यानी आपने अगर मान लीजिए अपने रिपोर्ट में लिखाए हैं कि हमारे कुल 4 डॉक्यूमेंट्स गुम हैं, 1 बॉन्ड 3 रसीद, तो आपको उसकी एंट्री कैसे करनी है मैं आपको वो बता रहा हूं। फिर इसमें भी आप मिस्ट में अब डेट वही डालेंगे क्योंकि आपको डेट मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपको डेट मालूम है तो आपको इस बात का ध्यान देना है, वही डेट डालनी है जो पता है, क्योंकि अगर आपने पहले से रिकॉर्ड बनाया हुआ है तो आपके पास वो होगा, और अगर आपने रिकॉर्ड पहले से नहीं बनाया हुआ है तो फिर आपको अंदाज से अब डेट डालनी है, चूंकि वो रसीद गुम हो चुकी है तो उसमें आप डेट डाल देंगे 9/5/2008। लेकिन इस बात का ध्यान देंगे ये डाटा आप अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे, जो ये R04 लिख रहे हैं, M3 लिख रहे हैं, ये आप अपने कॉपी में भी लिख लेंगे, क्योंकि बाद में अगर लोढ़ा कमेटी पेमेंट नहीं देगी तो हम ब्याज सहित पैसा लेने के लिए ये डाटा हमको वहां दिखाने पड़ेंगे, और फिर ये डाटा आपके लोढ़ा कमेटी के डाटा से मैच होने चाहिए, क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी है लेकिन लोढ़ा कमेटी बंद नहीं हुई है, वो जीवित है। तो वो आपको उसका जो डाटा है मैच होना चाहिए, यानी जो भी आप पोर्टल पे डाल रहे हैं उसको अपने कागज में कॉपी में लिखते जाइए, और जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर रहे हैं वो एक फोल्डर में डालते जाइए, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काम आएंगे। अब इसमें 9/5/2011 1100 रुपए जमा लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद 5वीं रसीद आपके पास रखी हुई है तो आप उसमें नंबर सही डाल देंगे, चूंकि रसीद आपके पास रखी हुई है तो ये कॉपी में भी लिखना है आपको, मैंने बोला हुआ पहले से ही आपको कॉपी में, तो आपने लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो अभी आप कॉपी में ये लिख दीजिए क्योंकि ये जरूरी है। तो आप उसका जैसे रसीद नंबर लिख रहे हैं तो 5वें में लिखेंगे जैसे R, उसमें जो रसीद नंबर है मान लीजिए 463409, ये मान लीजिए उसका रसीद नंबर है, और डेट है आपकी 16 जून 2008। ये आपने किस्त जमा की है, ये रसीद आपको मौजूद है तो 1100 रुपए आप इसमें लिख देंगे, और अपलोड में आप ये रसीद अपलोड कर देंगे। लेकिन जहां पर ये देखिए मैंने कुल 5 डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं लेकिन आपके पास रसीद कुल 2 मौजूद हैं, तो पहले डॉक्यूमेंट्स में आप वो जो रिपोर्ट लिखाए हैं थाने में उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे, फिर दूसरे में आप जो रसीद रखी हुई है उसको अपलोड करेंगे, फिर तीसरे में भी रिपोर्ट अपलोड करेंगे, वही वाली रिपोर्ट दोबारा अपलोड करेंगे, चौथे में भी वही रिपोर्ट अपलोड करेंगे तीसरी बार, और फिर 5वां नंबर जो है रसीद आपके पास रखी हुई है वो अपलोड करेंगे। फिर मान लीजिए आपने 6वीं किस्त है और वो रसीद आपके पास नहीं है तो नंबर 6 और इसमें लिख देंगे R06 और M4 यानी मिस्ड 4, ये चौथा डॉक्यूमेंट्स मिस्ड है, और इसमें भी डेट डाल देंगे आप 9/7/2008, क्योंकि आपके पास डेट मालूम नहीं है। अगर मालूम है तो आप एक्चुअल डेट डाल दीजिए, नहीं मालूम है तो आप 9 तारीख इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसके अकाउंट की ओपनिंग डेट 9 तारीख थी इसलिए, और ये 1100 रुपए लिख दिया। अब इसमें भी वो बोलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, तो आपको ये रिपोर्ट चौथी बार वही रिपोर्ट आपको स्कैन, मतलब स्कैन एक ही बार करना है, उसी को बार बार अपलोड करते रहिए, उसी को आप बार बार अपलोड करते रहिए। ये आपका हो गया, यानी अगर आपने इस खाते में कुल 6 किस्तें जमा की थी और आपके पास कुल 2 रसीद मौजूद है तो आप इस प्रकार डाटा तैयार करेंगे, उस प्रकार फिल करेंगे। अब इसका आप ब्याज कैसे निकालेंगे तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि अब आप इसका ब्याज कैसे निकालेंगे। इसका ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले ब्याज निकालने की, इसकी 6 किस्तों का ब्याज हम बाद में निकालते हैं। सबसे पहले आते हैं सीडीपीपी का ब्याज कैसे निकालना है। तो सीडीपीपी का ब्याज निकालने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसको यहां से पकड़ के रहना, कागज ही ले नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपका पैसा जमा है कंपनी में 37,500,
इसमें लिख दो, हाँ लिख दो। 37,500 आपका CDPP है। 3,700 37,000 37,000 37,500 37,500 रुपए आपका जमा है। और वो 37,500 आपने जमा किया है, मान लीजिए आपने जमा किया 37,500 2006 में। मान लीजिए आपने जमा किया 8 जुलाई 2006, 8 जुलाई 2006 में जमा किया और आपने 7 साल के लिए जमा किया, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के लिए जमा किया। इसकी ड्यू डेट होती है, 7 ईयर्स के नीचे लिख दो ड्यू डेट, लाइन खींच के, हाँ। इसकी 7 ईयर्स की ड्यू डेट होती है 8 जुलाई 2013, 8 जुलाई 2013 ड्यू डेट होती है। आपने पेपर कंपनी में जमा कर दिए लेकिन आपको अभी तक भुगतान नहीं मिला। 13 में आपने पेपर कंपनी में जमा किए, 14 तक आपको पेमेंट नहीं मिली। उसकी जो मेच्योरिटी थी वो थी, मान लीजिए मेरे ख्याल से गुणे 10,000 का 22,000 था शायद, या 23,000 था कुछ। तो आपको अब उससे कोई लेना देना नहीं है, 13 से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि 2019 आ चुकी है, आपको 13 साल हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले तो मेच्योरिटी डेट से कोई लेना देना नहीं है। मेच्योरिटी डेट को गोला मार के कटस कर दो, 8 जुलाई 2013। सबसे पहले इसको आप कटस कर दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको इस डेट से, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है अपनी नई चार्ट से कि हमको कंपनी इस रेट से ब्याज देती थी, अगर हम 13 साल के लिए जमा करते तो हमको कंपनी कितना ब्याज देती। 7 साल का रेट अलग होता है, मैं आपको बता दूं। जो 5 साल 3 महीने का जो कंपनी का ब्याज का रेट है वो अलग है। फिर जो 6 साल का रेट है वो अलग है, 6 साल 3 महीने का जो रेट है वो अलग है। फिर जो 75 महीने का, मतलब ये 6 साल 3 महीने का रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर जो 7 साल का रेट आता है वो थोड़ा और ज़्यादा रेट ऑफ परसेंटेज हो जाता है। फिर जब 10 साल के लिए आते हैं तो रेट ऑफ परसेंटेज और बढ़ जाता है। तो अब आपकी रेट ऑफ परसेंटेज बढ़ गई, आपको उससे लेना देना नहीं है। तो मैंने वो उसकी रेट की आपको चार्ट बना के दी हुई है, और वो चार्ट आप लोगों को ये दिख रही है, ये आपने पहले भी देखी होगी। ये चार्ट है, आपको ये दिख रही होगी। ये हर महीने की चार्ट उसमें बनी हुई है कि एक महीने के लिए जमा है तो इतना, और दूसरे महीने में है तो इतना, और तीसरे या छठवें ये 31, 32, 33 महीने में इतना, ये 46, 47 महीने में इतना, 61, 63 ये सब महीने में। ये आपको 63 मंथ देख रहे होंगे, इसमें कलर चेंज किया बॉक्स है, यानी 63 मंथ में मेच्योरिटी होती थी इसलिए। लेकिन ये मेच्योरिटी आईपीपी के बजाय सीडीपीपी में होती थी, तो वो सीडीपीपी का कलर थोड़ा सा चेंज है। और 66 मंथ में आईपीपी में होती थी, तो आईपीपी का कलर चेंज है। यानी इधर जो आपको नंबर मंथ में दिख रहा है वो कलर चेंज इसलिए क्योंकि इस डेट मंथ में मेच्योरिटी होती थी। तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अब बताना चाहूंगा कि इसको चूंकि 13 साल हो चुका है, तो आप 13 साल के लिए इसको पहले कैलकुलेट करेंगे कि कुल आपके महीने कितने हुए। 8 जुलाई 2006 से आप कैलकुलेट करेंगे 30 अप्रैल 2019 तक, लाइन खींच के 30 अप्रैल 2019 पूरे, नहीं इतने में, 30 अप्रैल 2019, 30 अप्रैल 2019 आपको दिख रहा है। और ये 30 अप्रैल 2019 में जो आपके महीने जुड़ेंगे ये आपके जुलाई 6 से जून 19 तक होते हैं 13 साल। तो मई जून 2 महीने कम हो जाएंगे, यानी 13 साल में 2 महीने कम, यानी 12 साल और 10 महीने। 12 साल में होते हैं 144 महीने, 12 साल 10 महीने होते हैं टोटल। तो आप ये 12 गुणे 12 प्लस 10,
यानी 154 महीने होते हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि आप 13 साल देख सकते हैं। 13 साल यानी 13 गुणे 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। 13 गुणे 12, अब इसमें करेंगे हम -2, क्योंकि 2 महीना कम है 13 साल में, बराबर 154। यानी दोनों तरफ से हमने जोड़ के देखा तो 154 महीना आ रहा है, यानी हमको 154 महीने का ब्याज चाहिए। तो हमको अब यहां पर लिखना है कि हमको 154 महीने का ब्याज चाहिए। नीचे बस लाइन खींच के 154, हमको टोटल 154 महीने का ब्याज चाहिए। लेकिन मैंने इस चार्ट में कुल 120 महीने का मंथ लिख दो, टोटल 154 महीने हो चुके हैं। हमको 154 महीने का ब्याज चाहिए, ये भी 30 अप्रैल तक। इसके बाद जितनी लेट होगी उसका ब्याज अलग चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 120 महीने तक की चार्ट बनाई है और इससे अधिक नहीं बना पाए, हमको समय नहीं मिल पाया। तो आप 120 से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्याप्त है। थोड़ा बहुत 19-20 अंतर आएगा 34 महीने में, बाकी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, तो हम उसी हिसाब से लेते हैं। तो सबसे पहले आप 120 महीने की चार्ट को देख लेंगे। तो 120 महीने की जो चार्ट है ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये 120 महीने की चार्ट है, ये 120 महीने की चार्ट है। और इसमें जो सीडीपीपी रेट लिखा हुआ है ये 3.7102 यानी 3.7102 ये लिखा हुआ है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले हम आपको बता दें। हम दो पार्ट में करेंगे, 120 और 34। तो सबसे पहले हम 120 महीने में करते हैं। तो आइए देखते हैं 120 महीने में कितना होता है। यहां पर लिख देते हैं 120 प्लस 34, 120 प्लस 34। हम अलग अलग दोनों का कैलकुलेट करेंगे। 120 महीने में अब हम इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे, इससे 37,500 गुणे 120, 37,500 गुणे 120 बराबर, ये कैलकुलेटर से अब देखते हैं 37,500, अरे गुणे 120 थोड़ी होगा, 120 में जो है गुणे लिखा हुआ है, 120 महीना है, सॉरी मैं बोलूंगा 120 गुणे नहीं करना है। 120 महीने में जितना चार्ट में दिया हुआ है, 120 महीने में चार्ट में लिखा हुआ है 3.7102 यानी 3.7102 गुणे इतना करना है। तो 37,500 गुणे 3.7102 ये कैलकुलेटर में करना है, क्योंकि 120 महीने के लाइन में आपको चार्ट में सीडीपीपी में लिखा हुआ मिलेगा 3.7102। तो आपको ये करना है 37,500, इसको काट दो, फिर से लिख दो नीचे, 37,500 गुणे 3.7102, ये आपको 120 महीने का ब्याज निकालने के लिए। तो 120 महीने तक का इसकी वैल्यू हो गई 1,39,132.50 रुपए। ये इसकी 120 महीने की वैल्यू हो गई। अब हमको 34 महीने का ब्याज और जोड़ना है। तो 34 महीने के ब्याज जोड़ने के लिए हम सबसे पहले यहां पर जो 37,500 था उसके जगह हम ये 120 महीने की वैल्यू का अमाउंट लिख देंगे, 1,39,000, 1,39,000 जो हमारी 120 महीने में वैल्यू निकली है उस पर अब ब्याज जोड़ना है 34 महीने का, 139,132.50 इंटू, अब हम देखेंगे कि 34 महीने में हमारी कितनी वैल्यू निकलती है। तो 34 महीने में मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि ये 34 महीने की चार्ट आप देख रहे हैं और ये 34 महीने की चार्ट है। और 34वें महीने में सीडीपीपी का जो फिगर दिया गया है ये आप लोगों को दिख रहा है। 34 महीने का जो सीडीपीपी का फिगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 34 महीने का सीडीपीपी का 1.3979। 34 महीने में जो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये सबसे नीचे 34 महीना, 34 महीने में है 1.3979। तो अब इस अमाउंट में हम गुणे कर देंगे 1.3979। अब इसमें कैलकुलेटर में करके देखते हैं, इसी में इनटू
1.3979। अब बराबर करके देखते हैं। 1,94,000। हाँ, इसका अमाउंट आ रहा है 1,94,493 बस पैसे छोड़ दीजिए। अब वैल्यू अमाउंट है लास्ट, तो इसको छोड़ दीजिए पैसों को। हालांकि इसमें 32 पैसा आ रहा है, पैसा छोड़ दीजिए। लोढ़ा कमेटी 32 पैसा अपने पास रखे रहे, हमें नहीं चाहिए। और टोटल अब हमारे जो क्लेम अमाउंट बन रहा है वो है 1,94,493 ये आपको अमाउंट लिखना है क्लेम अमाउंट में। सीडीपीपी यानी जिनकी एक किस्त जमा है। अगर 37,500 का उनका कोई ईयरली अकाउंट था और उन्होंने एक ही किस्त जमा है तो उसको भी आप सीडीपीपी मान लीजिए। ये आपका क्लेम अमाउंट हो गया 1,94,000। ये इसका क्लेम अमाउंट आ गया 1,94,000। 1,94,493 ये आपका क्लेम अमाउंट निकला। हालांकि इसको हम दूसरे भी रेशियो से देख सकते हैं कि क्या कोई ज़्यादा निकल रहा है या कम निकल रहा है, तो एक बार देख लेते हैं उनको कि कैसे निकलता है। तो जैसे भी होगा फिर हम देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको जोड़ के देखते हैं, क्योंकि 34 महीने का हमने जोड़ा बाद में और 120 महीने का पहले। तो अब हम पहले 34 महीने का जोड़ के देखते हैं, बाद में 120 महीने का। तो 34 महीने का जोड़िए पहले 37,500। नीचे वाला कागज दे दो। तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं 37,500। 37,500 का पहले हम 34 महीने का ब्याज निकालते हैं। और 34 महीने में आपने देखा है उसमें हमारे जो चार्ट में 34वें महीने में जो सीडीपीपी का जो वैल्यू निकालने के लिए जो प्रतिशत आ रहा है, और वो आ रहा है 34 महीने में 1.3979 गुणे। तो 34 महीने में जितना आ रहा है उतना हमको गुणे करना है। मैंने आपको चार्ट पहले ही बताई हुई है कि हमको चार्ट कैसे निकालनी है। सीडीपीपी का जो डिपॉजिट अमाउंट है इनटू पीरियड सीडीपीपी वैल्यू पर परसेंट। तो वो परसेंट जो है, जो पीरियड सीडीपीपी का, जो 34 महीने के पीरियड का जो सीडीपीपी वैल्यू परसेंट है वो है 1.3979। तो इतना हम अब कैलकुलेटर में करके देखेंगे। इसको डिलीट करना। 37,500 गुणे 1.3979 बराबर। अब इसकी हमारी वैल्यू निकल आई है 52,421 ₹25। ये हमारी अभी 34 महीने की वैल्यू निकली है। ये हमारा क्लेम अमाउंट नहीं है। अभी क्लेम अमाउंट के लिए फिर हमको अभी इसमें 120 महीने का जोड़ना पड़ेगा। ये हमने कुल 34 महीने का जोड़ा है, क्योंकि हमको टोटल 154 महीने हो चुके हैं। तो हम अब इस वैल्यू में ही हम गुणे कर देंगे। यहां लिख दो। ये जो वैल्यू निकली है 34 महीने की वो है 52,421 रुपए। 52,421 रुपए 25 पैसे। और गुणे कर देंगे इसमें अब 120 महीने का जो रेशियो था, जो हमारे चार्ट में जो पीरियड सीडीपीपी वैल्यू परसेंटेज है 120 महीने की, वो है 3.7102। ये गुणे करके अब बराबर करके हम देखते हैं इसमें कितना आता है। तो ये 52,421.25 में इंटू कर देंगे, इसी में डायरेक्ट इसी में इंटू करेंगे 3.7102। ये अमाउंट आ गया हमारा 1,94,493 रुपए। वही 32 पैसा, 32 पैसा लोढ़ा कमेटी रख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना, यानी आपने पहले जो चार्ट मैंने आपको दिखाया आपने उसमें देखा, उसमें भी इसी प्रकार से आया था।
उसमें भी ठीक इतनी ही चार्ट में आया था और इसमें भी इतना ही आया है। आप इसका अमाउंट भी देख सकते हैं 1,94,493 और इसमें भी देख सकते हैं 1,94,493। ये आपका क्लेम अमाउंट बन गया। ये क्लेम अमाउंट आपका बन गया 37,500 डिपॉजिट अमाउंट, जिसको 154 महीना हो चुका है। ये चाहे आपने सीडीपीपी किया हो या 37,500 का ईयरली अकाउंट ओपन किया, लेकिन किस्त आपने एक ही जमा की। अगर आपने किस्त एक ही जमा की है तो आप उसको सीडीपीपी मानेंगे, उसको आप आईपीपी नहीं मानेंगे। या आपने छमाही अकाउंट, छमाही तो खैर 37,500 का कोई था ही नहीं, माफी चाहूंगा, ईयरली ही था, तो हमने उस हिसाब से जोड़ लिया। यानी आप समझ चुके होंगे कि सीडीपीपी में हमको कैसे जोड़ना है। या मैं एक तो और जोड़ के दिखा देता हूं, इससे थोड़ा छोटे अमाउंट वाला, जिसे आप आईपीपी मान लें या सीडीपीपी मान लें। उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे आपने मान लीजिए जमा किया 14,700 रुपए का, आपने हाफ ईयरली एक अकाउंट ओपन किया 14,700 हाफ ईयरली, लेकिन आपने उसको एक ही किस्त जमा की। 14,700 छमाही का एक खाता खोला था आपने और आपने उसकी एक ही किस्त कुल जमा की है, तो आप उसको सीडीपीपी मान लेंगे। 14,700 हाफ ईयरली का आपको चार्ट दिख रहा है और हमारा जो ये नया चार्ट जो मैंने बना के दिया है उसका 47 नंबर जो चार्ट में सीरियल नंबर है 47 नंबर में दिखाया गया है। 28,580 ईयरली है, 14,700 हाफ ईयरली है, 7460 क्वार्टरली है और 2520 रुपए उसमें मंथली है। तो यदि आपका 14,700 का आपने हाफ ईयरली अकाउंट ओपन किया है और उसमें आपने कुल एक ही किस्त उस कस्टमर ने जमा की और वो अकाउंट आपका ओपन हुआ है, डेट मान लीजिए 2 मई 2012, 2 मई 2012, ये इस डेट में आपने ओपन किया है। तो आप इसको मेच्योरिटी डेट से कोई लेना देना नहीं है कि आपका 5.5 साल का खाता था, 6 साल का खाता था, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सीधा सीधा ये सीडीपीपी मानना है और 2 मई 2012 से 30 अप्रैल 2019, 30 अप्रैल 2019 तक का आपको कैलकुलेशन करना है। और 30 अप्रैल 2019 तक का जो इसका महीना होता है, टोटल होता है 2 मई से 7 साल, 7 साल। तो आपको यहां पर एक साल में 12 महीना होता है, तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है 7 साल में 12 गुणे 7 या 7 गुणे 12, दोनों में उत्तर एक ही आएगा। तो 12 सते 84, यानी ये 84 महीना आपको हुआ। यहां 84 लिख के गोला मार दो बीच में, बगल में हो जाएगा ना। हाँ, 84 टोटल आपको 84 महीना हुआ। आपको 84 महीने का इसको आपको वैल्यू चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए टोटल। तो अब आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? 14,700 सबसे पहले यहां लिखेंगे 14,700 गुणे, अब 84 महीने में जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो लिस्ट बनाई है आपको परसेंटेज वाली, उसका चार्ट देखेंगे कि 84 महीने में कितना रेट लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा 84 महीने पे ये जो सीडीपीपी का जो चार्ट है, ये है 84 महीने का चार्ट। सबसे पहले आईपीपी का दिया हुआ है 130.37082, तो ये आपको नहीं लिखना है, ये आईपीपी का है। और उसके बगल में सीडीपीपी का आपको दिख रहा है 84 महीने की लाइन में ही, वो लिखा हुआ है 2.2800। 83 महीने 84 होंगे ना, 30/4 2 दिन हुआ ना, मई को मिला 2 मई है ना। हाँ, इस बात का ध्यान देंगे कि ये 2 मई है, आप 30 अप्रैल तक का देख रहे हैं, तो 2-4 दिन आपको नहीं देखना है। आपने अगर मई के मान लीजिए 27 तारीख को भी अकाउंट ओपन किया है तो आप एक महीना घटाएंगे, लेकिन अगर 24-25 को भी ओपन किया है तो आप मई पूरा ब्याज लेंगे। आप इस बात का ध्यान देंगे। तो ये चूंकि मई की 2 तारीख को ओपन हुआ है तो हम 2 दिन का ब्याज छोड़ देते हैं और हम 30 अप्रैल तक का मतलब ब्याज लेंगे। ये मतलब ये 28 दिन, चूंकि मई के 29 दिन होते हैं तो मई का पूरा ब्याज लेंगे हम। तो इस प्रकार 84 महीना होता है और 84 महीने में होता है 2.2800। तो इसको हम इंटू कर देंगे इसमें 14,700 गुणे 2.2800,
ये ब्याज का इसमें रेट जोड़ेंगे, अब बराबर करेंगे, देखते हैं कितना आता है। अब हम ये जोड़ के देखते हैं 14,700। ये मैं बता दूं ये आईपीपी था, लेकिन हमने इसको सीडीपीपी इसलिए माना क्योंकि एक ही किस्त जमा है। इसी प्रकार आपका 15,000 का सीडीपीपी है तो आप 15,000 गुणे इतना कर सकते हैं, यानी जितना भी आपका अमाउंट डिपॉजिट है, एक किस्त हो या सीडीपीपी हो, इसका अमाउंट निकल रहा है 33,516। ये 33,516 आपका जो है क्लेम अमाउंट बनता है। इसको गोला मार दो। ये 33,516 यानी आपने 14,700 रुपए जमा किया था, एक ही किस्त जमा की थी, तो उसका आप सीडीपीपी मान लेंगे। अब मेच्योरिटी डेट से कोई लेना देना नहीं है, सीधा ओपनिंग डेट 2 मई 2012 से 30 अप्रैल 2019 तक आपने 84 महीना जोड़ लिया, और 84 महीने का उसमें आपने जो रेशियो, जो रेट ऑफ परसेंटेज था 2.2800, ये 84 महीने के सामने चार्ट में लिखा हुआ है, उतना का गुणे कर देंगे। यानी आपको सीडीपीपी का इंटरेस्ट निकालने के लिए जो आपका सिस्टम है वो है आपका डिपॉजिट अमाउंट इनटू, यानी जो आपकी जमा राशि है उसमें गुणे करेंगे पीरियड सीडीपीपी वैल्यू परसेंट, यानी जितने महीने हैं उतने महीने के सामने जो सीडीपीपी चार्ट में जितने प्रतिशत लिखा हुआ है उतने का गुणा कर देंगे आप अपनी जमा राशि में। यह आपका सीडीपीपी का क्लेम अमाउंट निकालने का तरीका है। यानी जितनी भी जमा राशि है उसमें गुणे करिए, गुणे कितने किसका करेंगे, जितने महीने बीत चुके हैं उतने महीने के सामने जो चार्ट में आपका सीडीपीपी वाले कॉलम में चार्ट में उतने महीने के सामने जो परसेंटेज लिखा हुआ है उसका गुणे कर देंगे, और उसके बाद जो उत्तर आएगा वो आपका क्लेम अमाउंट कहलाएगा। ये आपको ध्यान देना। ये हो गया सीडीपीपी। अब आते हैं हम आईपीपी। सीडीपीपी का मतलब मैंने फिर से बता दूं, मैं आपको पहले भी बताया है कि जो आपकी सीडीपीपी है वो तो ऑलरेडी सीडीपीपी है, लेकिन जो आपने आईपीपी जमा की है और किस्त कुल एक जमा की है उसको आप सीडीपीपी मान लो, वो सीडीपीपी ही है, क्योंकि सीडीपीपी में भी एक किस्त होती थी और आपने आईपीपी में भी एक ही किस्त जमा की, उसको आप सीडीपीपी मान लीजिए। अब बात करते हैं हम आईपीपी के अन्य खातों की जिनमें किस्तें ज्यादा जमा है या ईयरली है, हाफ ईयरली है, तो आपको उसको कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका 11,375 रुपए। 11,375 रुपए का यदि ईयरली अकाउंट है, 11,375 रुपए का ईयरली अकाउंट, सबसे पहले हम ले लेते हैं 11,375 रुपए का यदि आपका ईयरली अकाउंट है तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 11,375 रुपए का जो ईयरली अकाउंट होता है उसको आपको कैसे जोड़ना है। उसको आप सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मंथली में। उसको आप मंथली में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। ये आपको चार्ट दिख रही है, ये 11,375 रुपए जो 35 नंबर चार्ट है आपको दिख रही है, 35 नंबर, ये 35 नंबर चार्ट दिख रही है आपको, 35 नंबर चार्ट है। पेन से दिखा दीजिए थोड़ी सी, बस ऐसे पकड़ी रहो बस। ये आपको दिख रही है 11,375 रुपए ईयरली। इसको मंथली में आपको कन्वर्ट करना है तो इसके आप आगे जाएंगे, हाफ ईयरली दिख रहा है, हाफ ईयरली के बाद आप जाएंगे तो क्वार्टरली दिख रहा है, और क्वार्टरली के आगे जाएंगे तो आपको मंथली दिख रहा है। मंथली में लिखा हुआ है 1,000। यानी आपका अगर ये जो है 35 नंबर पे जो 11,375 है, ये 11,375 को आप अपना जो कन्वर्जन जो अमाउंट निकालेंगे, आप जो प्रीमियम निकालेंगे, जो कन्वर्जन प्रीमियम निकालना है आपको, कि हमको कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रीमियम चाहिए वो 1,000 है, तो आप इसको 1,000 से कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अगर आप 1,000 महीने का खाता खोलते तो मेच्योरिटी उतनी ही मिलती, और आपने 11,375 ईयरली का खाता खोला है तो भी आपको मेच्योरिटी उतनी ही मिलेगी।
अगर आपने 2920 रुपए क्वार्टरली का खाता खोला होता तो भी आपको मेच्योरिटी उतनी मिलती। यानी मैं आपको बता दूं कि आपने 11,375 का ईयरली का खाता खोला हो, चाहे 5,750 का हाफ ईयरली का खाता खोला हो, चाहे 2,920 रुपए का आपने क्वार्टरली खाता खोला हो, ये तीनों का जो आपका कैलकुलेशन प्रीमियम निकलेगा वो निकलेगा 1,000। तो आपको 1,000 से ही कैलकुलेशन करना है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 11,375 का आपका खाता है। तो अब आपको इसको जो आप इसका कैलकुलेशन प्रीमियम अमाउंट निकालेंगे वो निकलेगा 1,000। हाँ, इसका ये प्रीमियम अमाउंट निकल आया 1,000। ठीक, 1,000 रुपए आपका ये निकल आया है। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका पीरियड। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेच्योरिटी डेट से आपको कोई लेना देना नहीं है। मेच्योरिटी डेट क्या थी उससे आपका कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है कि आपने इस 11,375 की कुल किस्तें कितनी जमा की। मुख्य ये है कि आपने कुल किस्तें कितनी जमा की और किस तारीख को अकाउंट ओपन किया था। मान लीजिए आपने ये अकाउंट ओपन किया था 12 दिसंबर 2011 को आपने अकाउंट ओपन किया था। तो मेच्योरिटी डेट से आपका कोई लेना देना नहीं है और आपने इसमें टोटल इंस्टॉलमेंट जमा की है 4। लास्ट में 4 लिख के गोला मार दो। 4 इंस्टॉलमेंट आपने टोटल जमा की है। तो आपका रनिंग पीरियड 4 साल माना जाएगा, क्योंकि ईयरली थी। रनिंग पीरियड आपका ये माना जाएगा। इसकी मेच्योरिटी डेट से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चूंकि ईयरली है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ईयरली का जो इंस्टॉलमेंट रनिंग पीरियड निकालना है, जो आपको रनिंग पीरियड निकालना है, तो ईयरली वाले में जितनी भी डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट है उसका यहां पर लिख दो। डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट आपकी है 4, तो 4 गुणे 12, क्योंकि वो ईयरली है। ईयरली 4 है तो ईयरली में गुणे 12 करना है। इसका आपको ध्यान देना है। रनिंग पीरियड निकालने के लिए आपको डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट इनटू 12, ये ईयरली प्लान में, तो आपने इसको गुणे 12 कर दिया। अब ये बराबर आ गया 48। ये आपका रनिंग पीरियड निकल आया। ये 48 जो है आपका रनिंग पीरियड है। ये आप समझ सकते हैं। मैं आपको फिर से एक चार्ट में अन्य में बताना चाहूंगा कि अगर ये ईयरली की जगह अगर हाफ ईयरली होता तो फिर आपको, अगर हाफ ईयरली की 4 किस्तें जमा होती तो 4 गुणे आपको 6 करना पड़ता, क्योंकि हाफ ईयरली की जो किस्त होती है वो 6-6 महीने में जमा होती है। यानी आपको गुणे कितना करना है, जितने जितने दिन में किस्त जमा होती है। ईयरली की किस्त जो होती है वो एक किस्त जमा होने के बाद दूसरी किस्त आप 12 महीने के बाद जमा करते हो, तो इसलिए गुणे 12 करना है। और अगर आपने 6 माही की, अगर 6 माही की खाता खोला हुआ है जो हाफ ईयरली है, उसकी एक किस्त जमा करते हो तो दूसरी किस्त आप उसकी 6 महीने के बाद जमा करते हो। तो जितनी इंस्टॉलमेंट जमा किया है इनटू 6 कर देंगे, गुणे 6 कर देंगे। यदि आप क्वार्टरली का खाता है तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए, ये रनिंग पीरियड निकालने के लिए, आप जब एक किस्त जमा करते हो तो दूसरी किस्त उसकी आप 3 महीने के बाद जमा करते हो। तो आपने जितनी भी किस्त जमा की है गुणे 3 करेंगे। यानी क्वार्टरली की अगर आपने 3 किस्तें कुल जमा की है तो 3 गुणे 3 यानी आपने 9 रनिंग पीरियड आपका 9 कहलाएगा। यदि आपने क्वार्टरली की 12 किस्तें जमा की है तो 12 गुणे 3 कर देंगे, यानी आपकी 36 जो होगा रनिंग पीरियड होगा। तो ये मैंने बता रहा हूं आपको 11,375 जो है ईयरली का खाता है, 12 दिसंबर 2011 को ओपन हुआ है और कुल 4 किस्तें जमा है। तो सबसे पहले हमने उसका जो है ये मंथली कन्वर्जन कर लिया कि हमको उसका कैलकुलेशन प्रीमियम अमाउंट चाहिए कि हम कितने में कैलकुलेशन करें। हमको कैलकुलेशन के लिए प्रीमियम अमाउंट चाहिए, तो वो प्रीमियम अमाउंट इसका 1,000 है। अब हमने इंस्टॉलमेंट निकाली है, उसका अब रनिंग पीरियड निकालना है हमको, क्योंकि हमको इसमें चाहिए प्रीमियम अमाउंट गुणे रनिंग पीरियड, तभी हमारा निकलेगा वो। तो 1,000 प्रीमियम अमाउंट है। अब इसमें हम 1,000 गुणे, और जो ये रनिंग पीरियड निकाला है वो 4 किस्त है और 4 किस्त में गुणे 12 कर दिया तो बराबर 48 हो गया रनिंग पीरियड। तो अब हमको इसका ब्याज कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीमियम अमाउंट है 1,000 रुपए, लाइन खींच दो पहले, 1,000 रुपए हमारा प्रीमियम अमाउंट निकल चुका है। 1,000 गुणे
अब इसके बाद हम करेंगे पीरियड आईपीपी वैल्यू परसेंट। पीरियड आईपीपी वैल्यू परसेंट गुणे करेंगे तो इसमें 48 महीना रनिंग पीरियड है, तो 48वें महीने में हम देखेंगे कि कितना हमको परसेंट आईपीपी में जुड़ा हुआ है। तो 48 महीना रनिंग पीरियड है, तो रनिंग पीरियड का 48वें महीने में हम देखेंगे कि पैसा कितना आता है। 48वें महीने में ये आपको दिखा रहा है, ये आप देखिए स्क्रीन पर, ये 48 मंथ्स है। 48वें महीने में ये आपके सामने आईपीपी में लिखा हुआ है 60.4870। 60.4870 ये हमारी निकलेगी वैल्यू, रेट ऑफ परसेंट जो वैल्यू का रहेगा। तो ये हमारा प्रीमियम, जो ये कैलकुलेशन प्रीमियम था वो अमाउंट निकला था 1000। अब उसमें 48 हमारा रनिंग पीरियड है, तो 48वें नंबर पे जो 48वें मंथ के सामने जो चार्ट में आईपीपी चार्ट में लिखा हुआ है वो है 60.4870। तो हम इसमें गुणे कर देंगे 60.48, 1000 गुणे 60.4870 बराबर। अब इसमें हमारी निकल आएगी रनिंग वैल्यू। अब इसमें हमारी रनिंग वैल्यू निकलेगी, हम ये गुणे करेंगे तो 1000 गुणे 60.4870, तो ये हमारी टोटल जो रनिंग वैल्यू निकली वो निकली 60,487। ये हमारा क्लेम अमाउंट नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं, ये क्लेम अमाउंट नहीं है, ये हमारी रनिंग वैल्यू है। ये हमारी रनिंग वैल्यू है, ये टोटल रनिंग वैल्यू है। अब आप हमको इसकी क्लेम अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने जो अकाउंट ओपन किया है वो 12 दिसंबर 2011 को किया है। 12 दिसंबर 2011 से 30 अप्रैल 2019, नीचे लाइन खींच के उसमें 12 दिसंबर 11 से 30 अप्रैल 2019 तक टोटल देखेंगे कितना होता है। 12 दिसंबर 11 से लेके 12 दिसंबर 2018 तक होते हैं 7 साल। 12 दिसंबर तक होते हैं 7 साल, तो 7 साल गुणे 12 यानी 12 सते 84। पहले हम इसमें गुणे करेंगे 7 साल का पीरियड का, तो 7 गुणे 12 यानी 84 महीने हो गए हमारे 12 दिसंबर 2011 तक, ये 11 से 18 तक। अब हमको चाहिए दिसंबर 18 और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने 19 के, यानी टोटल 5 महीने और बढ़े तो ये 5 प्लस कर देंगे। टोटल पीरियड हुआ 89 महीना, 4 के बगल में लिख दो उधर 89। टोटल पीरियड हुआ 89, 89 मंथ। टोटल पीरियड हमारा हुआ 89 महीना। अब उसमें से हमने रनिंग वैल्यू का 48 महीना ले लिया पहले, तो ये 48 इसमें घटा देंगे, -48 करो 89 में, इसमें से हम ये 48 घटा देंगे। ये कैलकुलेटर में पहले हम घटाएंगे क्योंकि हमने 48 महीने की रनिंग वैल्यू जो आईपीपी रेट था वो ब्याज हमने ले लिया। अब 89 में 48 बाकी बचा 41, तो हमको 41 महीने का ब्याज चाहिए सीडीपीपी रेट से, क्योंकि इसके बाद हमारी किस्तें जमा नहीं हुई है, हमारी रुक गई किस्तें, यानी जो भी हमारा अमाउंट था उस तारीख को हमारा वो फिगर जो रनिंग वैल्यू बन गई वो हमारा सीडीपीपी में कन्वर्ट हो गया। अब हमको 41 महीने का ब्याज चाहिए सीडीपीपी के रेट से, तो सीडीपीपी का रेट 41वें महीने में क्या कहता है हम आपको वो बता दें। 41वें महीने में सीडीपीपी का रेट है, सबसे पहले हम रनिंग वैल्यू लिखेंगे, रनिंग वैल्यू गुणे, रनिंग वैल्यू है हमारी 60,487 रुपए, 60,487 रुपए। अब इसमें 41वें महीने में जो वैल्यू है तो हम वो देखेंगे। 41वें महीने में सीडीपीपी की वैल्यू, ये पहले आईपीपी की वैल्यू है 49.9366, 49.9366। हमको ये नहीं देखना है, हमको सीडीपीपी वैल्यू देखना है। अब सीडीपीपी वैल्यू है 41वें महीने में 1.4977, आपको स्क्रीन पर दिख रही है 1 दशमलव, थोड़ा पेन दूर से पकड़ो, यहां से ऐसे,
ये दिख रही है आपको 41वें महीने में, जो चार्ट में दिख रही है आपको सीडीपीपी में 1.4977, ये आपको इस रेट से जोड़ना है। 41वें महीने में ये रेट है, तो हम इसका गुणे करेंगे। अब इसमें 60,487 गुणे 1.4977, 1.4977। अब हम इस रेट से जोड़ के देखते हैं इसमें कितना आता है। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, ये वीडियो यहां से लीक मत करिएगा कहीं पर भी। हालांकि 15 अप्रैल के बाद हम सबको ये सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन कुछ दिन आप रुक जाइए, पहले आप लोग फिल कर लीजिए 31 मार्च के पहले, फिर सब लोग करें, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। फिलहाल आप कोई भी वीडियो कहीं लीक मत करिए। तो ये इसमें गुणे कर दिया हमने, तो इसकी अब वैल्यू निकल आई है 90,591 रुपए 37.99 पैसे। तो ये 37 पैसे हम लोढ़ा जी को दे देंगे, वो लोढ़ा जी रखें अपने यूज में लाएं। हम गरीबों को हमारे 90,591 रुपए दे दें। ये हमारी जो है वैल्यू है, ये हमारी अब क्लेम अमाउंट है। ये टोटल हमारा क्लेम अमाउंट हो गया 90,591 रुपए। ये किसका क्लेम अमाउंट हो गया, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। आपने जो 11,375 का खाता खोला था 12 दिसंबर 2011 को, और आपने कुल 4 किस्तें जमा की थी। 4 किस्तों का मतलब होता है आपने 45,500 रुपए टोटल जमा किया। 45,500 जमा किया और आपको 90,591 मिलेगा, यानी आपको दुगने से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। आपको जमा किए कितने दिन हो गए, 89 महीने हो गए, यानी 7 साल से भी अधिक समय हो गया, और आपको इतना पैसा मिलेगा। ये रेट होता है आपको जोड़ने का तरीका, कि आपको कितना आईपीपी जोड़ना है, कितना सीडीपीपी जोड़ना है। आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं मंथली की। मैं आपको सबसे पहले मंथली बता रहा था, लेकिन फिर मैंने हटा दिया, पहले सीडीपीपी बताने लगा। यदि आपने रसीद का तो हो गई ना, इसी में नीचे का नहीं, यहाँ पे 34,500 भी हो गया, ये भी हो गया, तो सब हो चुका है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए ले लेते हैं हम कोई एक ठो क्वार्टरली का एक ठो अकाउंट ले लेते हैं। मान लीजिए एक क्वार्टरली का अकाउंट है, चलिए ये ले लेते हैं। मान लीजिए क्वार्टरली अकाउंट है, आपको दिख रहा है ये 2295 रुपए, 2295 रुपए। ये 31 नंबर किस्त में आपको दिख रहा है 2295 रुपए। ये 31 में दिख रहा है 2295 रुपए की आपका अकाउंट है, आपने उसका क्वार्टरली अकाउंट खोला हुआ है। तो यहां लिख लेते हैं हम कि 2295 रुपए, 2295 रुपए का क्वार्टरली अकाउंट आपने खोला है। ये अकाउंट आपने ओपन किया है, मान लीजिए 16 सितंबर 2009, 16 सितंबर 2009 को आपने ये क्वार्टरली का अकाउंट ओपन किया है, और इसमें आपने टोटल जो किस्तें जमा की हैं, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इसको पहले आप देख लीजिए, इस तारीख को ओपन हुआ अकाउंट, तो इसको पीरियड, इसमें आपने जो किस्तें, चलिए पहले जोड़ लेते हैं। आपने मान लीजिए इसमें आपने 14 किस्तें जमा की हैं क्वार्टरली की, तो आपको इसका ब्याज निकालना है, यानी 2295 रुपए क्वार्टरली का आपने एक अकाउंट ओपन किया 16 सितंबर 2009 को, और इसमें आपने कुल 14 किस्तें जमा की हैं। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप इसका निकालेंगे कि अकाउंट ओपन हुए कुल महीने कितने हो गए। सबसे पहले 16 सितंबर 2009 से 16 सितंबर 2019 तक मान लीजिए होते हैं 10 साल, हमको 30 अप्रैल तक का निकालना है। तो सबसे पहले आप ये 30 अप्रैल तक के इसमें पीरियड निकालेंगे, कुल कितना महीना होता है। 30 अप्रैल तक कैसे जोड़ेंगे? 16 सितंबर 2009 से 16 सितंबर 2019 तक होता है 10 साल। 10 गुणे 12 करेंगे पहले,
10 साल में, एक साल में 12 महीना होता है, तो 10 साल में 12 महीने से होता है 10 गुणे 12 बराबर 120। 120 महीने होते हैं सितंबर 2019 तक। अब हमको अप्रैल तक का ब्याज जोड़ना है, यानी हमको सितंबर से अप्रैल माइनस कर देंगे, क्योंकि सितंबर का हमको चाहिए, तो बाकी हम अगस्त का नहीं लेंगे, क्योंकि सितंबर 2009 का हमको चाहिए, तो ये अगस्त 2019 तक का हुआ, तो हमको अगस्त का ब्याज नहीं लेना है अभी, क्योंकि हमको 30 अप्रैल तक का लेना है। तो एक अगस्त माइनस कर देंगे, दूसरा जुलाई माइनस कर देंगे, तीसरा जून माइनस कर देंगे और चौथा मई माइनस कर देंगे, यानी इसमें हम 4 महीना माइनस कर देंगे। 120 माइनस 4, ये 116 निकल आया, यानी आपका टोटल पीरियड हुआ 116 महीना। ये 116 महीना हुआ टोटल आपका, गोला मार दो 116 को। 116 महीना आपका टोटल हो चुका है, ये खाता चलाए हुए, ओपन किए हुए 116 महीना हो गया। अब आपने कुल 14 किस्तें जमा की हैं, तो सबसे पहले इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे। तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 31वें नंबर पे जो आपका दिख रहा है 2295 की चार्ट, इस 2295 के बाद जो मंथली में लिखा हुआ है 800 रुपए लिखा हुआ है, यानी ये आपका कैलकुलेशन प्रीमियम निकलेगा 800। इसको आप ध्यान देंगे, ये कैलकुलेशन प्रीमियम 800, तो यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन निकालने के लिए कैलकुलेशन प्रीमियम 800 रुपए। ये 800 रुपए हो गया आपका कैलकुलेशन प्रीमियम। इसका आप निकालेंगे, ये हो गया कैलकुलेशन प्रीमियम 800 रुपए। लाइट चलाओ ना, नेट बंद कर दो। फोन उठ गई थी। कैलकुलेशन प्रीमियम आप देखेंगे 800 रुपए, ये इसका कैलकुलेशन प्रीमियम आ गया 800 रुपए। लिख दो कैलकुलेशन प्रीमियम, ये आपका कैलकुलेशन प्रीमियम हो गया, यानी कैलकुलेशन करने के लिए ये आपका प्रीमियम निकल आया 800। अब आपको निकालना है रनिंग पीरियड। तो रनिंग पीरियड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने बताया हुआ था कि ईयरली में जो भी होगा रनिंग पीरियड निकालने के लिए इंस्टॉलमेंट गुणे 12 करेंगे। हाफ ईयरली में रनिंग पीरियड निकालने के लिए जो है, तो आप इंस्टॉलमेंट जितनी भी इंस्टॉलमेंट है गुणे 6 करेंगे, और क्वार्टरली में आप गुणे 3 करेंगे। तो हमारी क्वार्टरली की इंस्टॉलमेंट कितनी है, 14 किस्त है, 14 गुणे 3 करेंगे, क्योंकि ये 3-3 महीने में किस्त जमा होती है, गुणे 3 करेंगे, तो उत्तर आ गया 42, यानी 42। 42 में गोला मार दो। ये जो 42 है ये हमारा हो गया रनिंग पीरियड, इसको बोलते हैं रनिंग पीरियड, यानी जब तक हमारा खाता जीवित था, जब तक हमारा खाता चल रहा था, ये 42 मंथ हो गया रनिंग पीरियड। तो आपका पहले देखिए कैलकुलेशन प्रीमियम भी निकल आया और आपका रनिंग पीरियड भी निकल आया। अब आप हमको क्लेम अमाउंट आसानी से निकाल सकते हैं, बट इसके लिए चूंकि आपका पहले इसमें दोनों है, पहले रनिंग अमाउंट निकलेगा, रनिंग वैल्यू निकलेगी, और इसके बाद फिर क्लेम अमाउंट निकलेगा। तो पहले रनिंग वैल्यू निकालेंगे, तो हमको पहले सबसे पहले क्या निकालना था, कैलकुलेशन प्रीमियम निकालना था, और इसके बाद रनिंग पीरियड निकालना था। तो हमारा इसका जो 2295 था उसका निकल आया कैलकुलेशन प्रीमियम 800, और जो इसका रनिंग पीरियड है वो है 42, क्योंकि 14 किस्तें आपने जमा की है, 14 गुणे 3 बराबर 42 होता है। तो ये आपका 42 हो गया रनिंग पीरियड। अब इसका हमको ब्याज निकालने के लिए, अपनी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कैलकुलेशन प्रीमियम है 800 रुपए, 800 गुणे 800 गुणे, अब हम गुणे क्या करेंगे, गुणे हम करेंगे वो परसेंटेज जोड़ेंगे, ये जो 42 महीने में, यानी जो रनिंग पीरियड की जो उसमें वैल्यू परसेंटेज है हम वो इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे 42 महीने में जो वैल्यू परसेंटेज है वो आपको ये स्क्रीन पर दिख रही है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है 42वें महीने में जो रनिंग पीरियड की जो वैल्यू है वो आपको दिख रही है 51.4029।
51 यानी 51 ये इसकी रनिंग, इसकी जो है वैल्यू परसेंटेज है 42वें महीने की। तो आपको गुणे इतना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 42 का रनिंग पीरियड है, तो रनिंग पीरियड के हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो करेंगे। तो रनिंग पीरियड की जो उसका रेट ऑफ परसेंटेज आ रहा है वो है 51.4029 यानी 51.29। ये हम 800 गुणे ये करके देखेंगे इसमें। आप 800 गुणे 51.4029, ये इसकी रनिंग वैल्यू निकल आई 41,122 रुपए। 41,122 रुपए 32 पैसे। ये हमारी इसकी वैल्यू निकल आई। काहे की? ये हमारी रनिंग वैल्यू है, ये भी हमारा क्लेम अमाउंट नहीं है, ये हमारी रनिंग वैल्यू है। रनिंग वैल्यू यानी जब तक खाता हमारा जीवित था तब तक की वैल्यू है ये, जब तक हमारा खाता चल रहा था ये तब तक की वैल्यू। अब मेच्योरिटी डेट से आपको लेना देना नहीं है, इसी डेट में आपका खाता सीडीपीपी में कन्वर्ट हो गया अपने आप, ये मान के चलिए। इस डेट से यानी रनिंग अमाउंट का आपका जो 42 महीना था वो आईपीपी था, और आपने टोटल ये खाता कितने महीने चला है? 116 महीना। तो यहां पर हम जोड़ेंगे 116 महीना, 116 महीना टोटल चला है, इसमें माइनस करेंगे 116 में माइनस करेंगे 42 महीना, इधर पीरियड घटा देंगे क्योंकि ये हो गया। तो कैलकुलेटर में करके देखेंगे 116 माइनस 42, क्योंकि आपको खाता खोले कुल 116 महीना हुआ है, जिसमें 42 महीने का हमने कैलकुलेशन जो है आईपीपी में कर लिया, बाकी बचा 74 महीना। नीचे 74 लिख के गोला मार लो। 74 महीने का हमको सीडीपीपी रेट से वैल्यू निकालेंगे 74 महीने की। तो सीडीपीपी का रेट आपको पता है कैसे जोड़ना है। सबसे पहले हम जो रनिंग वैल्यू लिखेंगे, इसकी कितनी थी? रनिंग वैल्यू है 41,122 रुपए। चलिए इसमें सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 41,122 रुपए 32 पैसे, ये इसकी रनिंग वैल्यू है। अब इसमें गुणे करेंगे हम 74वें महीने में क्या रेट ऑफ परसेंटेज था सीडीपीपी का। ये देख लेते हैं इसका 74वें महीने में जो सीडीपीपी का रेट था वो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 74वें महीने में सीडीपीपी का रेट, सबसे पहले आईपीपी का दिख रहा है 74वें महीने में 109.1352। आपको आईपीपी का नहीं लिखना है, आपको अब सीडीपीपी का लिखना है। तो सीडीपीपी का 74वें महीने में जो रेट ऑफ परसेंटेज दिखा रहा है वो 2.0698 2.0698 ये दिखा रहा है, यानी आपको ये लिखना है 2.0698 2.0698। ये आपका जो है ये वैल्यू परसेंटेज है सीडीपीपी का 74वें महीने का। तो आपको 74 महीने का जोड़ना है। अब आप कैलकुलेटर में जोड़ेंगे कि इसमें कितना दिखा रहा है 41,122.32 गुणे 2.0698। इसकी वैल्यू आ गई अब 85,114 रुपए 97 पैसा। 97 पैसा छोड़ दीजिए, लोढ़ा जी को कुछ अपने पास भी रखे रहने दीजिए। आप 85,114 रुपए ये आपका क्लेम अमाउंट होता है। आप इतना क्लेम अमाउंट लेने के हकदार हैं और आपको क्लेम अमाउंट इतना डालना है। किस खाते में डालना है? जो आपने 2295 रुपए क्वार्टरली का खाता खोला था, 16 सितंबर 2009 को खोला था, और उसमें आपने कुल 14 किस्तें जमा की थी, जिसमें आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट जो होता है, तो वो मैं आपको जोड़ के बता दूं, इसमें 2295 गुणे 14, 2295 गुणे 14,
आपने जो टोटल जमा किया था 32,130 रुपए जमा किया था और आपका क्लेम अमाउंट बनेगा 85,114 रुपए। ये आपका क्लेम अमाउंट बनता है क्योंकि आपको पैसा डिपॉजिट किए 116 महीना हो गया। आपने कुल 14 किस्तें जमा की हैं। मैंने आपको पूरा समझा दिया कि आपको 2295 में ब्याज नहीं जोड़ना है, आपको उसका पहले कैलकुलेशन प्रीमियम निकालना है और 2295 क्वार्टरली का जो कैलकुलेशन प्रीमियम निकलेगा वो 800 निकलेगा और 800 के बाद अब आपको निकालना है प्रीमियम पीरियड, ये रनिंग पीरियड निकालना है। तो रनिंग पीरियड निकालने के लिए आपका यदि क्वार्टरली खाता था तो 14 किस्तें तो गुणे 3 करना है, तो 42 हो गया आपका रनिंग पीरियड। अब आपका जो कैलकुलेशन प्रीमियम है 800 और गुणे करना है रनिंग पीरियड में जो वैल्यू परसेंट बता रहा है उतने परसेंट की वैल्यू का गुणे करना है और बराबर निकलेगा रनिंग अमाउंट, रनिंग वैल्यू। तो जो रनिंग वैल्यू निकलेगी उस रनिंग वैल्यू में जो बचा हुआ पीरियड बच गया, क्योंकि आपका 42 महीना जो है ये रनिंग पीरियड है, लेकिन आपका टोटल पीरियड हुआ 116 महीना। तो 116 महीने में 42 महीना माइनस करेंगे, बाकी 74 महीने का आपको सीडीपीपी का ब्याज चाहिए, सीडीपीपी रेट से। तो आप सीडीपीपी रेट उसमें जोड़ेंगे 74 महीने का, तो आपकी जो रनिंग वैल्यू थी वो थी 41,122 और उसमें जो सीडीपीपी का जो 74 महीने का जो वैल्यू रेट था वो 2.0698 था, वो हमने गुणे किया तो अब निकल आया 85,114। ये 85,114 आपका क्लेम अमाउंट निकल आया। अब आपको समझ चुके होंगे कि आपको कैसे जोड़ना है। फिर भी आपको यदि कोई दिक्कत होती है तो फिर आप हमारे सोल्जर साथियों को संपर्क करिए, तो मैं आपको और जानकारी आगे दूंगा। बाकी आप चार्ट को देखिए, नई वाली चार्ट जो मैंने बनाई है वो आप फ्रेश समझ में आएगी, क्योंकि पहले वाली कुछ चार्ट में कुछ डबल डबल अमाउंट लिखे हुए थे तो मैंने उनको डिलीट किया है। तो अब आप इनको देख लीजिए और आप इसी हिसाब से करिए। और बाकी इस बात को ध्यान दीजिए, किसी को लीक नहीं करना है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई लीक ना हो, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। और बस जल्दी 31 मार्च के पहले फुर्सत हो जाएंगे, पहले आप ये चार्ट बना लीजिए और उसके बाद स्कैन भी आप कर लीजिए। और अब मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि आपको अपलोड कौन कौन से करने हैं। अपलोड की श्रेणी में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भी आपके सीडीपीपी के अकाउंट हैं या जो ऐसे खाते हैं जिनकी कुल एक किस्त जमा है, आईपीपी के जो वो खाते जिनमें एक किस्त जमा है, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे ईयरली हो, चाहे मंथली हो, यानी एक किस्त जिसकी भी जमा है, सबसे पहले आपको उनको अपलोड करना है। तो उसकी तैयारी करेंगे। पहले आप ये चार्ट बना लीजिए, सबकी वैल्यू निकाल लीजिए और लेजर में वैल्यू लिख लीजिए। ये लेजर आपके पास रखा होना बहुत जरूरी है। अगर आप लेजर नहीं रख पाओगे तो आप कस्टमर को पूर्ण ब्याज सहित भुगतान नहीं दिला पाओगे। और जो भी किस्तें आपकी रसीदें गायब हैं उनकी आपने रिपोर्ट लिखा दी होगी, मैंने आपको बोला हुआ है कि रिपोर्ट आप उसकी लिखा दो, वो रिपोर्ट जरूरी है। और उस रिपोर्ट को आपको जिक्र करना है। मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्ट के लिए आपको अपने पास जो डाटा बनाया है, आपने जो लेज़र बनाया है, उस लेज़र में आप लिख दीजिए लाइन से रसीदें। जैसे आपकी जितनी भी रसीदें उसमें हैं तो आपको उसमें लिखना है कि कितनी रसीदें गायब हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि पहला ही मैं जैसे बॉन्ड गुम है तो मैंने F01 यानी F बॉन्ड जो होता है पहला ही होता है और उसमें M1 लिख दिया यानी मिस्ड 1। तो ये आपको लिख देना है, डेट लिख देना है और अमाउंट लिख देना है। फिर जैसे क्योंकि लेजर बनाना है आपको तो लेजर में ये लिखना पड़ेगा। दूसरी नंबर रसीद है तो आपको रसीद लिख देना है, रसीद नंबर, डेट और अमाउंट। और जब तीसरी है तो तीसरी में जैसे यदि अगर मिस्ड है तो तीसरी में भी इसी प्रकार लिखना है R03 यानी तीसरी नंबर मिस्ड है और M2 कर दिया यानी हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट्स मिस्ड है। ठीक, इसी प्रकार फिर चौथी भी अगर मिस्ड है तो उसमें R04 कर दिया यानी ये चौथा नंबर किस्त है और M3 यानी मिस्ड 3 यानी ये तीसरा नंबर डॉक्यूमेंट्स हमारा मिस्ड है। टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने मिस्ड है वो आपके रिपोर्ट में लिखे हुए होंगे, क्योंकि मैंने रिपोर्ट में आपको बाकायदे बना के दिया है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिस्ड हैं। पांचवी नंबर रखी हुई है तो फिर ये लिख लीजिए अपने पास। और फिर छठवां नंबर फिर मिस्ड है तो उसमें फिर लिखना है R06M4 यानी मिस्ड 4, ये हो गया। इसी प्रकार यदि इसी पार्टी का कोई दूसरा खाता है तो रिपोर्ट एक ही रहेगी और मिस्ड जो लिखेंगे तो वो आप मिस्ड 5 से लिखना शुरू करेंगे। आप जैसे भी लिखना शुरू करें, मतलब उतने प्रकार के आप जितने भी एक पार्टी के खाते होंगे उसकी एक ही रिपोर्ट लिखाएंगे। एक पार्टी के 4 खाते हैं, उसमें चारों खाते में कुछ ना कुछ गुम है तो रिपोर्ट जो करेंगे तो आप एक ही करेंगे। तो इस प्रकार से आप डाटा तैयार करेंगे, फिर इस प्रकार से फिल करना है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करिए। पूर्ण ब्याज सहित पैसा लेना है और इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर इच्छा शक्ति जगानी है कि हमको ब्याज सहित पैसा लेना है। अगर हमारा निगेटिव सीनियर है वो नहीं दिलाना चाहता तो हम उसकी टांगें तोड़ लेंगे लेकिन लेके रहेंगे। आप केवल सोचो कि जीरो वाला आएगा और वो हमारे इसको सीनियर को जेल भिजवाएगा, वो बिना आपकी गवाही के नहीं होगा।
हम उसको जेल पहुंचाएंगे, लेकिन लड़ाई पहले आपको लड़नी पड़ेगी। हम केस आपके नाम से करेंगे, आप जाएंगे उनके खिलाफ बयान देंगे कि भैया यही सीनियर था जिसने हमको जोड़ा था और हमको ऐसा बोला था इसने कि ऐसे ऐसे पैसा मिलेगा, ये ऐसे ऐसे जमीनें खरीदी जाती है, ये होती है। अब मैंने इससे पूछा कि भाई ये जमीनें कहां खरीदी गई है, तो हमको गालियां दे रहा है, बोल रहा है भाड़ में जाओ। क्योंकि जब वो नेगेटिव सीनियर आपसे रजिस्ट्री तक लेने को तैयार नहीं है, तो आप उसके ऊपर सारे आरोप लगाओ कि इसने खुद बोला था कि हाँ हम आतंकवादियों की मदद करना है, करते हैं, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो। ज्यादा करोगे फोन करेंगे, दाऊद इब्राहिम को फोन करेंगे, हाफिज सईद को, तुमको उठा के ले जाएगा। हमको यह भी बोलने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, आपको बिल्कुल आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उसी सीनियर की वजह से आपको यह दिक्कत हुई है। भंगू आपको जोड़ने नहीं आया था। भंगू तब फंसेगा जब वो सीनियर उसको फंसाएगा, लेकिन आप भंगू को फंसाओगे तो ना आप भंगू को फंसा पाओगे, ना पैसा ले पाओगे। आप खुद परेशान हो जाओगे, क्योंकि निवेशक आपको पकड़ेगा, वो आपको परेशान करेगा। अगर आपने अपने नेगेटिव सीनियर को पकड़ लिया, उसको फंसा लिया, तो वो खुद ही अपने आप भंगू को फंसाएगा और फिर आपको पैसा मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और बाकी चार्ट को आप फिर से देख लीजिए, चार्ट से अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए, ये सारी तैयारी करिए। उसके बाद मैं आपको शाम को आज बताऊंगा कि आपको फोल्डर कैसे तैयार करने हैं, जिनके कंप्लीट होते जाएं डॉक्यूमेंट्स। जो आपने पहले 3 फोल्डर बनाए हुए हैं, पेंडिंग का, मिस्ड का, कंप्लीट का, तो वहां से आप पेंडिंग, रनिंग और कंप्लीट, तो जो रनिंग में है, अब पहले आपने पेंडिंग में डाले हुए हैं सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिनके कंप्लीट होते जाएं, जिनकी रसीदें पूरी कंप्लीट होती जाएं, जिस एक फोल्डर में जिस भी नाम की, उस फोल्डर को कट करके आप रनिंग फोल्डर में पेस्ट कर दें। फिर रनिंग फोल्डर से आप जब स्कैन कर लेंगे, पूरे वो अपलोड कर लेंगे, तो फिर कंप्लीट में करेंगे। इसको आप तैयारी करिए, और अब लेट मत करिए, अब जल्दी जल्दी करते चलना। 31 मार्च के पहले फुर्सत होना है, चिंता मत करिए। एक दिन में आप एक कंप्यूटर पर आराम से 150-200 खातों का अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। बस आपके पास डाटा तैयार होना चाहिए, लेकिन आपको स्कैन करना है। उस समय फिर रसीद आप पढ़ेंगे कि हमारी रसीद में नंबर क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको 1 घंटे में 1-2 रसीद चढ़ा पाएंगे। दिन भर में मेरे को लग रहा है 1 अकाउंट हो गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपने डाटा पहले कॉपी में तैयार किए हुए हैं, तो कॉपी से आपको फिल करने में 1 दिन में 150 से 250 खाते आपके ऑनलाइन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने करके देख रहा हूं, मैंने अभी किया है, तो लगभग मेरे को 4 मिनट लगा, जिसमें मेरे को ऐसा लगा कि 1.5 मिनट तो मेरी नेट नहीं चल रही थी। 4 मिनट के अंदर 72 रसीद का अकाउंट पूरा फिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और आपको भी उसी रेशियो से चलेंगी, स्प्लिट होनी चाहिए टाइपिंग की, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप 150 से 250 खाते आराम से 1 दिन में फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समझ गए होंगे। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।